बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं गायटन के चैप्टर 58 की पार्ट 2 की वीडियो को। प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। पिछले पार्ट की वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ एसोसिएशन एरियाज देख रहे थे। हमने कहा था एक होता है पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। इसकी डिटेल्स हमने पार्ट 1 की वीडियो में देख ली थी। वैसे अगर ब्रीफली देखें तो हमने कहा था कि जो भी विजुअल सिग्नल्स आ रहे होते हैं ऑसिपिटल लोब में, उनको ये एनालाइज करता है कि भाई जो कुछ हम देख रहे हैं उसका मतलब बेसिकली क्या है। ऑडिटरी सिग्नल जो कि टेम्पोरल लोब में आ रहे होते हैं उनको ये एनालाइज कर रहा होता है। इसी तरह सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन जो कि पैराइटल लोब में आ रही होती है उसको भी ये एनालाइज कर रहा होता है कि भाई इसका मतलब क्या है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक, ये तो हो गया एक एसोसिएशन एरिया। उसके बाद आते हैं पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, जो इंशाल्लाह इस पार्ट की वीडियो में देखेंगे। और फिर आता है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। तो अभी हम देख रहे हैं जी प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया अगर मेन इसके फंक्शंस देखे जाएं तो ये इन्वॉल्व होता है थिंकिंग में, प्लानिंग में और वर्किंग मेमोरी में। समझो की बात। अब प्लानिंग में किस तरह से इन्वॉल्व है, बेसिकली इसके पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं आती कि भाई बिल्कुल पता चले कि भाई हम ये देख रहे हैं, बल्कि पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया इसने जो भी मतलब ड्राइव किए हुए ना कि भाई जो हम देख रहे हैं उसका मतलब ये बनता है, जो हम सुन रहे हैं उसका मतलब ये बनता है, यानी थोड़ा बहुत इसने इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया हुआ है, वो प्री एनालाइज्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचती है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया के पास। यानी प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो पहले से ही कुछ ना कुछ एनालाइज हो चुकी है। हम इसको बताते हैं कि भाई जो देख रहे हैं उसका ये मतलब बनता है, जो सुन रहे हैं उसको ये मतलब बनता है। ये आगे फिर उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए फिर थिंकिंग प्रोसेस और प्लानिंग, अच्छा इसके हिसाब से क्या करना चाहिए, मैं ये सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, इसका मतलब है ये। तो यानी कि थिंकिंग वगैरह में ये रोल प्ले कर रहा है। और उसके अलावा थिंकिंग में ये जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जगहों से कनेक्शंस भी बना रहा होगा। तो आपने याद होगा हमने बेसल गैंग्लिया में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सर्किट। ठीक है, तो यही वो बात कर रहे हैं कि ये बेसल गैंग्लिया और थैलेमिक फीडबैक सिस्टम जो होता है उसके साथ भी कनेक्शन बना रहा होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है, थैलेमस भी इन्वॉल्व है, और ये वो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जिसके साथ मुख्तलिफ कनेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, यानी थिंकिंग में, प्रोसेसिंग में ये कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस वगैरह के साथ भी मुशावरत कर रहा होता है। ये तो हमने देख लिया प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया का प्लानिंग का रोल और थिंकिंग वगैरह का रोल। उसके बाद हमने लिखा है कि ये वर्किंग मेमोरीज में भी रोल प्ले करता है। ये वर्किंग मेमोरीज बेसिकली क्या होती हैं? ये होती हैं टेम्पररी मेमोरीज। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप फोन पे किसी से बात करें, वो कहते हैं जी नंबर नोट करना। अब मेरे पास पेपर पेंसिल नहीं है तो हम क्या करते हैं, साथ दोस्त से कहते हैं यार ये नंबर जरा याद ही कर लो, 033497250630। बस मैंने जेब में वो नंबर याद कर लिया। ठीक है, साथ ही वो कॉल बंद किया, मैंने डायल कर लिया 033497250630। बस डायल कर लिया, मैंने कॉल मिला ली, उसके बाद मैं नंबर भूल जाऊंगा। तो ये जो टेम्परेरीली मैंने नंबर याद किया था, ये 7 to 10 डिजिट्स मैंने याद किए थे, ये होती है बेसिकली वर्किंग मेमोरीज। तो इस वर्किंग मेमोरी में भी हमारे पास प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया रोल प्ले कर रहा होता है। फ्रंटल लोब का ये सामने वाला पोर्शन रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास ब्रोकाज एरिया। यहाँ पे एक ब्रोकाज एरिया मौजूद है जनाबे वाली। अब आपको याद होगा हमने जब यहाँ पे डिस्कस किया था, ये हम लोग कॉर्टेक्स के एरियाज को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था यहाँ पे होता है हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। सही है, फिर ये हमारे पास कौन सा था, प्री मोटर एरिया, ऊपर था सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अब इसके सामने फ्रंटल लोब का जो हिस्सा रह गया ना, ये अब हम क्या कह रहे हैं, कौन सा हमारे पास, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। एग्जैक्टली सारा नहीं होता, थोड़ा बहुत इसका यानी फ्रंटल लोब का थोड़ा बहुत पोर्शन होता है जो कि लिम्बिक एसोसिएशन एरिया में जा रहा होता है। लेकिन बहरहाल आप समझ लो कि ये सारा हो गया प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। यहाँ पे मौजूद है ब्रोकाज एरिया, वो एरिया जो कि आपके बोलने में रोल प्ले करता है, स्पीच में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब आप देखते हो कि जो ब्रोकाज एरिया है ये थोड़ा बहुत इसमें भी है प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया में, और थोड़ा बहुत प्री मोटर एरिया में भी आ रहा है। तो प्री मोटर एरिया का जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें भी आ रहा है, और इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसमें भी आ रहा है। इसके आप कह सकते हो कि जो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है इसके पोस्टीरियर पोर्शन में, और ऊपर नीचे से देखो तो इसके इंफीरियर पोर्शन में, और अगर मैं आपको 3D में बताऊँ ना तो ये इसका लेटरल पोर्शन होता है बेसिकली। अगर मैं आपको एक ब्रेन का मॉडल दिखाऊँ, ये ब्रेन का मॉडल तो नहीं, बेसिकली अखरोट है लेकिन ये काफ़ी सिमिलर होता है ब्रेन से, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यार एज्यूम कर लो कि ये आपके पास ब्रेन है, एक ब्लैक हेमिस्फीयर और एक वाइट। तो आप कह लो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है और एक राइट हेमिस्फीयर है, दो तरह का हेमिस्फीयर हो गया इसमें। दरमियान में इसमें एक कनेक्शन बनना हुआ है, समझो कि ये कॉर्पस के डोर्सम है जो कि दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। सही की बात। अब ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर को हम डॉर्सल भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको ये साइड से व्यू। तो साइड से आप समझ लो कि ये वाला जो है ना, ये सारा बनता है हमारे पास फ्रंटल लोब, ये वाला बन रहा है टेम्पोरल लोब, ये वाला बन रहा है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, सॉरी पैराइटल लोब, और ये पीछे बन रहा है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरे के करीब दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सारा फ्रंटल लोब, ये बन रहा है टेम्पोरल लोब, ये बन रहा है पैराइटल लोब, और ये बन रहा है ऑक्सीपिटल लोब। सो ये बात, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो गया कंप्लीट। अब इस हेमिस्फीयर में वो कह रहे हैं यहाँ पे ना प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, तो ये वाली जो लोकेशन होगी, एक तो ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया के बैक यानी कि पोस्टीरियर भी है, डॉर्सल भी कह सकते हो, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया भी कह सकते हो। ऊपर नीचे से देखो इंफीरियर भी है। और अगर हम मीडियल लेटरल में देखें तो ये वाला हिस्सा जो है वो लेटरल साइड पे आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटरल भी है। सही, तो लेटरल पोर्शन ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो बेसिकली जो उन्होंने टर्म यूज की है उसको समझाने के लिए कहा है, वो यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं जी, पार्टली इन द पोस्टीरियर लेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स
एंड पार्टली इन द प्री मोटर एरिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पोस्टीरियर और लेटरल पोर्शन ये किस तरह से बना है। ओके बात। अब जो ब्रोकास एरिया होता है ये वर्ड्स की फॉर्मेशन में, हमारी जो स्पीच है उसमें रोल प्ले कर रहा है, और जाहिर सी बात है इसके बहुत ज्यादा कनेक्शन होंगे वर्निकीज एरिया के साथ, क्योंकि वर्निकीज एरिया भी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये बड़े कनेक्टेड तरीके से काम कर लेते हैं, आगे जाकर उसकी डिटेल देखेंगे, अभी बस एक ब्रीफ से ओवरव्यू दिया था उन्होंने। अच्छा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। मेनली जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताया था, सीधी सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इंसान ने एक लैंग्वेज सीखी हुई है, उसके बाद वो एक और लैंग्वेज सीखता है, तो अभी जो दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है ना, ये स्टोर होने के लिए ब्रेन में एक फर्क एरिया ऑक्यूपाई करेगी, सही। लेकिन अगर बचपन में एट अ टाइम बंदा 2 लैंग्वेज सीख ले, तो जब एट अ टाइम 2 लैंग्वेज सीखते हैं ना, फिर दोनों लैंग्वेज एक ही एरिया ऑक्यूपाई करती हैं। यानी कि अगर मैं आपको मिसाल लेकर समझाना चाहूँ, तो बचपन में एक बच्चा था, उसने उर्दू और इंग्लिश इकट्ठे याद की, समझी, वो स्कूल में जाता था, इंग्लिश भी सुनता था, उर्दू भी सुनता था, तो एट अ टाइम अब ब्रेन का यही एरिया है, इसी में उसकी उर्दू भी स्टोर्ड है, इसी में उसकी इंग्लिश भी स्टोर्ड है। दूसरी तरफ एक बंदा, उसको उर्दू याद है, उसको उर्दू आती है, बड़े होकर उसने इंग्लिश सीखी, तो अब इंग्लिश एक अलग एरिया ऑक्यूपाई करेगी, एक अलग जगह पे इंग्लिश स्टोर होगी। सही बात है, ये एक बात है जो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश की है। आगे आते हैं हमारे पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, यानी कि एसोसिएशन एरिया की अगर लोकेशन दिखाई जाए तो यहाँ पे उन्होंने डायग्राम में शो की हुई है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें लोब्स वगैरह भी क्लियरली आपको नजर आएंगे। तो ये देखिएगा, ये लोकेशन बनती है हमारे पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया की। तो ये टेम्पोरल लोब देखा जाए तो टेम्पोरल लोब के सामने वाली साइड पे ये आपके पास बेसिकली एंटीरियर पोल है, ये आपके लो वेंट्रल साइड, और ये आपके पास पोस्टीरियर पोल है, ये आपके लो डोर्सल साइड। तो हम कह देते हैं एंटीरियर पोल ऑफ द टेम्पोरल लोब। ठीक है, फिर इसी तरह फ्रंटल लोब में भी जा रहा है, तो आप देखते हैं फ्रंटल लोब की भी बैक वाले पोर्शन में कि सामने वाले पोर्शन में, सामने वाले पोर्शन में, तो हम कहेंगे वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। ठीक है। अच्छा, ये तो हमें ब्रेन की साइड नजर आ रही है ना, अब जाहिर बात है ये ब्रेन के नीचे भी जा रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, ये हमारे पास 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, हम यूं साइड देख रहे हैं, तो साइड में तो हमें पता चल गया कि ये आपके पास थोड़ा बहुत ये वेंट्रल पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल लोब में आ रहा है और वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब में आ रहा है। फिर जाहिर बात है ये यहाँ पे नीचे भी जा रहा होगा। ठीक है, ये इंफीरियरली भी कनेक्ट कर रहा है, और फिर थोड़ा सा इस मीडियल साइड पे भी जाता है। अगर मैं आपको मीडियल साइड दिखाऊं, मैं आपसे कहूँगा जी ये है हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जैसे ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये मैंने वो वाला शो कर दिया, तो यहाँ पे भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, और फिर इधर मीडियल साइड पे भी मौजूद है। तो अगर मैं मीडियल साइड का आपको डायग्राम दिखाऊं, तो ये हमारे पास ब्रेन के मीडियल साइड का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये बना है हमारे पास सिंगुलेट गायरस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा एंटीरियर पोर्शन होता है सिंगुलेट गायरस, ये भी इन्वॉल्व होता है लिम्बिक एसोसिएशन एरिया में। तो ये अब आपको मैं बुकिश वर्डिंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ जी, फाउंड इन द एंटीरियर पोल ऑफ द टेम्पोरल लोब, ठीक है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब एंड इन द सिंगुलेट गायरस लाइंग डीप इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर होता है जैसे यहाँ पे ये दरमियान में वाले जो फिशर है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर में जो सिंगुलेट गायरस है, जो आपको यहाँ से नजर आएगा, उस सिंगुलेट गायरस में भी है, इंफीरियर पोर्शन में भी है, फ्रंटल लोब में भी, टेम्पोरल लोब में भी है। तो ये तो होगी लोकेशन ऑफ लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया का काम होता है बेसिकली बिहेवियर्स, इमोशंस, मोटिवेट, ये जो चीजें ना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। यानी कि कह लो ये वो चीजें जो कि ह्यूमंस में होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती। या आप ये नहीं कहते कि ये जो बिल्ली है ये बड़ी मोटिवेटेड बिल्ली है, या ये इमोशनल है, डिप्रेशन का शिकार है, ये वाली चीजें ह्यूमंस में होती हैं। तो आप देखो जैसे जैसे अगले अगले एसोसिएशन एरिया पढ़े ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा था पैराटो ऑसिपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, सबसे सिंपल, वीडियो सिग्नल्स को एनालाइज करता था, इन सिग्नल्स को एनालाइज करता था। फिर आया प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, जो कि थिंकिंग में इन्वॉल्व था, वर्किंग मेमोरीज में इन्वॉल्व था। और अब हम देख रहे हैं लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, जो कि हमारे पास इमोशंस में, इमोशनल ड्राइव में और इन चीजों में रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इमोशंस वगैरह हैं, बिहेवियर्स वगैरह हैं, ये आपको पता है ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो एसोसिएशन एरिया है, इसके लिम्बिक सिस्टम के साथ भी ताल्लुकात होंगे, कनेक्शन होंगे, कोऑर्डिनेशन होगी। ऑलराइट, वो लिम्बिक सिस्टम को हम डिटेल से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक और एरिया जिसको हम कहते हैं एरिया फॉर रिकग्निशन ऑफ फेसेस। अब हमारे पास यहाँ पे एक एरिया मौजूद होता है जो कि खासतौर पे चेहरों को पहचानने के लिए है, सही। तो अगर ये एरिया खराब हो जाए तो इंसान शक्ल तो देख रहा होगा लेकिन पहचान नहीं सकेगा। तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं, या इस एब्नॉर्मेलिटी को हम नाम देते हैं प्रोसोपग्नोसिया। अब प्रोसोपग्नोसिया क्या है कि आप किसी की शक्ल देख रहे हो लेकिन पहचान नहीं पा रहे ये कौन है, ये मेरे वालिद साहब है, ये मेरा दोस्त है, ये रशीद है, ये जलील है, ये कौन है, आप पहचान नहीं पा रहे। सही हो की बात। अच्छा, लोकेशन कोई क्या है, यानी ब्रेन में कौन सी जगह पे ये वाला एरिया मौजूद होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे पहले बुकिश वर्डिंग देखिएगा, मीडियल अंडर साइड्स ऑफ बोथ ऑसिपिटल लोब्स एंड अलोंग द मीडियो वेंट्रल सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब। अब बेसिकली मैं दोबारा लेके आता हूँ हमने अपने उस ब्रेन के मॉडल को। ये हमारे पास ब्रेन का मॉडल था। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे बैक साइड पे होता है ऑसिपिटल लोब, ये होता है हमारे पास टेम्पोरल लोब, सही। अच्छा, सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, सामने वाली साइड को हम एंटीरियर भी कहते हैं और वेंट्रल भी कहते हैं। पीछे वाली साइड को हम पोस्टीरियर भी कहते हैं और डॉर्सल भी कहते हैं। सही होगी बात। अच्छा, अब मैं इसको अगर उल्टा करके दिखाऊं, ये आप याद रखना, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब, ये उल्टा कर लिया।
तो ये हमारे पास टेम्पोरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है और सामने आ रहा था फ्रंटल लोब। सही, तो ये उल्टे ब्रेन की डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है टेम्पोरल लोब, ये सॉरी ये आ रहा है फ्रंटल लोब, फिर ये आ रहा है टेम्पोरल लोब और ये आ रहा है ऑसिपिटल लोब। इसमें जो पिंक वाला पोर्शन है ना, ये है बेसिकली वो एरिया जो कि रिकग्निशन ऑफ फेसेस में रोल प्ले करता है। तो क्या क्या लोकेशन है इसकी, एक तो आप देख रहे हैं कि ये ऑसिपिटल लोब की नीचे वाली साइड है, ये ऑसिपिटल लोब की नीचे वाली साइड है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अंडर साइड ऑफ ऑसिपिटल लोब में मीडियली, ठीक। तो अंडर साइड ऑफ ऑसिपिटल लोब में मीडियली ये जगह मौजूद है, ठीक। और दूसरा ये टेम्पोरल लोब में देखो तो टेम्पोरल लोब में मीडियली और आगे वाली तरफ भी, यानी कि वेंट्रल पोर्शन में भी ये होता है। तो आप कह सकते हैं मीडियल अंडर साइड्स ऑफ बोथ ऑसिपिटल लोब्स एंड अलोंग द मीडियो वेंट्रल सरफेस ऑफ टेम्पोरल लोब हमारे पास ये एरिया मौजूद होता है। इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आप सोचेंगे कि इतना बड़ा एरिया सिर्फ चेहरे को पहचानने के लिए, इतने छोटे से काम के लिए क्यों है? तो भाई छोटा काम नहीं है, आप डेली बहुत सारे चेहरों को पहचानते हो, बड़ा अहम रोल है ये, बस। फिर यहाँ पे वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि इसके दो हिस्से आप देख सकते हो कि दो लोब्स में है, एक ऑक्सीपिटल लोब में है और एक टेम्पोरल लोब में है। अब ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम होता है? विजुअल सेंसेस, देखना। तो ये एरिया तो यानी कि चेहरे पहचानने वाले टोटल एरिया का वो हिस्सा जो कि ऑक्सीपिटल लोब में है, ये तो इन्वॉल्व होगा देखने में और चेहरे को पहचानने में। और जो टेम्पोरल लोब में है ये इन्वॉल्व होगा इमोशंस में, क्योंकि आपको पता है टेम्पोरल लोब में ये वाला लिम्बिक एसोसिएशन एरिया होता है जो कि इमोशंस से रिलेटेड है। अब हम जब किसी चेहरे को देखते हैं ना, तो इससे हमारे इमोशंस भी चेंज होती हैं। कुछ किसी बंदे को देख के आप बहुत खुश होते हैं, भाई बड़े अरसे बाद आपकी किसी से मुलाकात हो रही होती है, कोई बहुत खुश होते हैं। किसी को देख के आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, यार फिर इसके साथ सामना हो गया। तो ये जो आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं ना, उसमें ये वाला एरिया इन्वॉल्व है। तो ये सारा एरिया फेस रिकग्निशन का एरिया है, कुछ विजुअल सेंसेस के साथ रोल प्ले कर रहा है और कुछ आपके इमोशंस को चेंज कर रहा है। तो एक चेहरे को देखने पे ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। ये तो हो गया एरियाज फॉर रिकग्निशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रेटेटिव फंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब में एक बहुत ही अहम चीज है जिसको हम कहते हैं वर्निकीज एरिया। ये वर्निकीज एरिया सिर्फ टेम्पोरल लोब में नहीं होता भाई, ये टेम्पोरल लोब में भी होता है, ये ऑक्सीपिटल लोब में भी होता है और ये पैराइटल लोब में भी होता है। मैं अगर यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाऊं, तो मैं अगर यहाँ पे कोई एरिया ड्रॉ करूं तो ये आपके पास टेम्पोरल लोब में भी आ रहा है, टेम्पोरल लोब के पोस्टीरियर सुपीरियर पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब में भी आ रहा है, पैराइटल लोब में भी आ रहा है। तो ये तो उसकी लोकेशन के हवाले से हो गया, वो तीनों आपके पास यहाँ पे मीट कर रहे हैं। जो आपके पास ऊपर वाला लोब था जिसको आप पैराइटल लोब कहते हैं, ये पैराइटल लोब में आपके पास सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन की एसोसिएशन एरियाज होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में आपके पास ऑक्सीपिटल एसोसिएशन एरिया यानी कि विजुअल सिग्नल्स के एसोसिएशन एरियाज। और यहाँ अब ये बेसिकली एसोसिएशन एरियाज की फर्दर डिवीजन है। मेनली तो तीन तरह की हैं, पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल, प्री फ्रंटल और लिम्बिक। लेकिन जाहिर बात है पैराइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में कुछ एरियाज होंगे जो कि विजुअल सिग्नल्स को कर रहे होंगे, कुछ एरियाज होंगे जो कि किसी को ऐसे ही है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कितने एसोसिएशन एरियाज मीट कर रहे हैं, यानी कि सुनने वाले एसोसिएशन एरियाज वो भी मीट कर रहे हैं, देखने वाले एसोसिएशन एरियाज मीट कर रहे हैं, और जो सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन है इन सब के एसोसिएशन एरियाज इस एरिया में वर्निकीज एरिया में मीट कर रहे होते हैं। तो बहुत ही अहम एरिया होता है ये। हमारे डोमिनेंट साइड ऑफ द ब्रेन में हाईली डेवलप्ड होता है। अभी आगे जाके देखेंगे कि हमारे ब्रेन की एक साइड जो है ना वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिलहाल ये बता रहे हैं कि ये जो वर्निकीज एरिया ये खास तौर पर डोमिनेंट साइड पे बहुत बड़े साइज का होता है। कहते हैं कि ये ब्रेन का एक सिंगल रोल करने वाला या कह लो इंटेलिजेंस के रोल में सबसे बड़ा एरिया मौजूद है, ठीक है। इंटेलिजेंस में रोल प्ले करने वाला सबसे बड़ा एरिया है, तो इसलिए इसके हमने मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। जाहिर बात है बहुत अहम है, तो इसके नाम कोई कहता है उसको जनरल इंटरप्रेटेटिव एरिया, कोई इसको कहता है नॉस्टिक एरिया, कोई कहता है नोइंग एरिया, कोई कहता है ये टर्शरी एसोसिएशन एरिया है। लेकिन जो उसको सबसे ज़्यादा कॉमन नाम है वो है वर्निकीज एरिया, क्योंकि उसको इजाद या इसको देखने वाले का नाम था, उस न्यूरोलॉजिस्ट का नाम था वर्निकीज, तो उसकी बेस में रख दिया वर्निकीज एरिया। सही होगी बात। अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो होगा पता बेसिकली क्या। अब देखना आपने समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली प्रोसेस किस तरह से होती है। वैसे पार्ट 1 के वीडियो में भी थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं मज़ीद डिटेल से डिस्कस करता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास आ गया जी, बड़ा ख़राब सा कॉर्टेक्स बनाया। बेसिकली पीछे वाले ए में हमने रोल देखना था। ये आ गया हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का ये जो है ना, ये है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। और फिर आगे आ गया एसोसिएशन एरिया। ऊपर समझ लो ये आ गया पैराइटल लोब, ठीक, और नीचे आ गया हमारे पास टेम्पोरल लोब। अब होता बेसिकली क्या है, जब हम कोई चीज़ देखते हैं या आप समझ लो हम रीडिंग, अब सबसे पहले रीडिंग एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जब मैं कुछ रीड कर रहा हूँ तो जो भी वर्ड्स हैं उनकी इमेज बन गई मेरे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक। अब इस इमेज को रीड यानी समझना कि ये क्या वर्ड्स हैं, ये है इलेक्ट्रोड, ये है स्टिमुलेशन, ये भी तो एक चीज़ है ना कि आप समझो कि ये क्या वर्ड है। ये वाला काम करेगा यहाँ पे मौजूद एंगुलर गायरस, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंगुलर गायरस, और फिर एंगुलर गायरस इस इंफॉर्मेशन को भेज देगा वर्निकीज एरिया में। वर्निकीज एरिया इन अल्फाज के पीछे जो मफहूम छुपा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेगा।
जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेगा। मैं इसको मजीद एलैबोरेट ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, ये तो हमने देख लिया रीडिंग के मामले में। फिर लिसनिंग, आप किसी की कोई बात सुन रहे हो, अब वो क्या कह रहा है ये आपको सुनाई दे रहा है, ये तो हो गया आपके पास प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। फिर जो एसोसिएशन एरिया होगा वो थोड़ा बहुत देखेगा कि भाई इसके मतलब, और फिर वर्निकेज एरिया अल्टीमेटली उसका जो मफहूम है उसको समझने की कोशिश करेगा। समझो की बात। अब ये होती है इंटेलिजेंस, जो आप किसी मफहूम को समझते हो। एक बच्चा होता है वो गाइडन का एक पर अगर आपको रीड करते हुए कहता है यार बात समझ नहीं आई, हालांकि उसको हर वर्ड का पता चल गया है, और एक होता है वो रीड करते कहता सारा समझ में आ गया। ये इंटेलिजेंस है ना, ये वर्निकेज एरिया ये वाले काम कर रहा है। सही की बात। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो मतलब एक और तरीके से समझाता हूँ, एग्जांपल तो नहीं आप कहेंगे इसको। जब आपको नींद आई हुई होती है तो होता है ना कि आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा, तो वहां पे समझ लो कि ये वाला प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जरिए पता नजर तो आपको आ रहा है, यानी ये सही काम कर रहा है। जो आपका एंगुलर गायरस है, आप अल्फाज को रीड कर पा रहे हो, इसका मतलब ये भी सही काम कर रहा है, लेकिन वर्निकेज एरिया सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक। अगर मैंने आपको एंगुलर गायरस का रोल समझाना हो ना, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आप चाइनीज लैंग्वेज देखो, किसी जगह पे चाइनीज लिखी हुई है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, क्या आपको नजर आ रहा है इमेज बन रही है? जी बिल्कुल इमेज बन रही है, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हो ये क्या वर्ड्स हैं? नहीं समझ पा रहे। समझ की बात। तो ये जो चीज़ है ना कि समझना कि क्या वर्ड्स हैं, ये होता है एंगुलर गायरस का काम। अब ऑल द चाइनीज तो जुबान दूसरी है, वो तो एंगुलर गायरस ठीक हो या खराब हो वो तो आप समझ नहीं सकोगे, क्योंकि आपने वो जुबान सीखी भी नहीं है, ब्रोकाजली में स्टोर्ड ही नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ फंक्शन समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ड को देखना एक काम है, फिर समझना कि ये कौन सा वर्ड है, ये लिखा है मोस्ट, ये लिखा हुआ लेटरली, ये लिखा हुआ पोर्शंस, ये दूसरा काम है एंगुलर गायरस का। और फिर वर्निकेज एरिया का काम होता है उसके पीछे छुपे हुए मतलब को समझना कि यार इसका मकसद क्या बना, अच्छा तो ये बात है, ये सारा काम है वर्निकेज एरिया का। सही। तो अगर वर्निकेज एरिया काम नहीं कर रहा होगा तो आप पढ़ भी सकेंगे और अल्फाज को रीड भी कर सकेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपे मतलब को नहीं बता सकते। सही की बात। वेरी सिमिलरली आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी, उस आवाज़ का थोड़ा बहुत समझ में आएगी कि ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन इसका मफहूम क्या बनता है ये नहीं हो सकेगा। एक बंदा कह रहा है कि आपका क्या नाम है, मैं सुन रहा हूँ कि वो कह रहा है आपका क्या नाम है, मेरे कान में आवाज़ भी पड़ रही है कि वो पूछ रहा है आपका क्या नाम है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका मतलब ये है कि मुझे इसको अपना नाम बताना चाहिए। ये जो समझ बूझ वाला काम है ना, डन फारिग। सही की बात। तो ये होगा कि वर्निकेज का समझना वाला काम। तो ये आपका वर्निकेज एरिया का थोड़ा बहुत उन्होंने रोल बता दिया है कि अगर ये खराब होगा तो क्या होगा, डैमेज होगा तो क्या होगा। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम वर्निकेज एरिया को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करें तो क्या होता है। जब इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं ना तो सोचें पैदा, या कह लो कि कोई विजुअल सीन्स बंदे के ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं, कोई ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, कोई ऐसी आवाज़ आ रही है बंदे को, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई उसको पुराने डायलॉग याद आ रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये आपको पता है ना आवाज़ को और विजन को, इन चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो अगर आप करेंगे तो वो एम ही कोई सेंसरी स्टिमुलस आया नहीं है, कुछ चीज़ देखी नहीं है, लेकिन इसके जहन में कोई ना कोई सीन चलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह की एब्नॉर्मैलिटीज होना शुरू हो जाएंगी अगर आप वर्निकेज एरिया को स्टिमुलेट करते हो। तो इससे हमें पता चला वर्निकेज एरिया का ओवरऑल रोल। एंगुलर गायरस, इसकी लोकेशन देखी जाए तो मोस्ट इंफीरियर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर पैराइटल लोब, यानी कि अगर ये ब्लू वाला हमारे पास पैराइटल लोब है तो पोस्टीरियर पैराइटल लोब का सबसे इंफीरियर पोर्शन यहाँ पे करके होगा एंगुलर गायरस। इसके फंक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम कोई टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो उसकी एक सिंपल सी इमेज बन रही होगी हमारे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। ठीक है। फिर उस इमेज को एनालाइज करना और देखना कि ये क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये काम है हमारे एंगुलर गायरस का। और फिर एंगुलर गायरस आगे वर्निकेज एरिया को बता देगी कि भाई ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब तुम खुद समझ लो इन वर्ड्स का क्या मफहूम बनता है, क्या मानी है, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारा काम होगा हमारे वर्निकेज एरिया का। तो अगर किसी इंसान का एंगुलर गायरस डैमेज हो जाए तो क्या होगा, होना ये था इमेज जो भी वर्ड्स लिखे हुए उनकी इमेज बनेगी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, समझना कि ये क्या वर्ड्स हैं, एंगुलर गायरस का काम था, और फिर वर्निकेज एरिया का काम था उसके कॉन्सेप्ट को समझना। अब अगर एंगुलर गायरस ही नहीं है तो वर्निकेज एरिया को पता ही नहीं चलेगा क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी कि रीडिंग नहीं हो सकेगी। इंसान को नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन ऐसे ही जिस तरह आप चाइनीज़ लैंग्वेज देख रहे हो, आप कोई मतलब नहीं समझ सकेंगे, आप कोई वर्ड रीड नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अलबत्ता वर्निकेज एरिया ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं एंगुलर गायरस खराब हुआ है, वर्निकेज एरिया ठीक है। तो चूंकि वर्निकेज एरिया ठीक है इसलिए जो कुछ हम सुन रहे होंगे उसका मानी मफहूम हम पूरी तरह समझ सकेंगे। सही के बाद, लेकिन जो हम रीडिंग कर रहे होंगे उसका मानी मफहूम नहीं समझ सकेंगे क्योंकि एंगुलर गायरस डैमेज हो गया है। तो जिस इंसान का एंगुलर गायरस डैमेज हो जाता है वो वर्ड्स को रीड नहीं कर पाता और वर्ड्स को पहचान नहीं पाता, जिसको हम एलेक्सिया कहते हैं या वर्ड ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी तरह एक और टर्म है डिसलेक्सिया, यानी एलेक्सिया तो मतलब है ना बिल्कुल वर्ड्स नजर ही नहीं आ रहे, आप बता नहीं सकते क्या वर्ड्स हैं, और डिसलेक्सिया का मतलब है कि मुश्किल होती है वर्ड्स को समझने में, वर्ड्स को पहचानने में, या बताने में ये कौन सा वर्ड है। तो के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट हेमिस्फीयर, हमारे पास ब्रेन के राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, इनमें से किसी एक हेमिस्फीयर में वर्निकेज एरिया, एंगुलर गायरस, ब्रोकाज एरिया वगैरह ज्यादा अच्छे डेवलप्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर हेमिस्फीयर। तो जिस भी हेमिस्फीयर में ये सारे एरिया ज्यादा अच्छे डेवलप्ड होंगे उसको हम कहेंगे ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर है। 95% ऑफ द पीपल में लेफ्ट हेमिस्फीयर ही डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है।
सही होगी बात। अच्छा, अब ये बात आपको पता है, हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है और राइट साइड का ब्रेन बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर 95% ऑफ द पीपल में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो इसका मतलब है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी वो ज़्यादा अच्छी यूज़ कर पाते हैं, वो राइट हैंड से बेहतर लिख पाते हैं, वो राइट पाँव से बेहतर किक मार पाते हैं, वो राइट साइड उनके ज़्यादा डेवलप्ड है। सही होगी बात। अच्छा, अभी डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता क्यों है, इसको अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं सीधी सी बात है, पैदाइशी तौर पर ही ज़्यादातर लोगों में वर्निकेज एरिया लेफ्ट साइड पर ज़्यादा बड़े साइज का होता है। सही के बाद बाय बर्थ ही 50% उसका वेट ज्यादा है। तो होगा बेसिकली क्या, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारी जो बॉडी है, उसने किसी एक साइड के ब्रेन को यूज करना होता है, क्योंकि एक वक्त में हम एक ही चीज वो कह रहे हैं, वन प्रिंसिपल थॉट एट अ टाइम। आप देख लो, एक वक्त में आप एक ही चीज सोच सकते हो, दो साइमल्टेनियस सोचे आपको नहीं चल सकती। वेरी सिमिलरली मोटर एक्टिविटी भी देखो तो नॉर्मल इंसान एक ही हाथ से लिख सकते, दोनों हाथों से वो 3 इडियट्स के प्रोफेसर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने, इसका मतलब है कि किसी एक साइड के ब्रेन को यूज करना है। जिस तरह जब आप खाना च्यू करते हो तो या आप राइट दार से च्यू करते हो या लेफ्ट दार से च्यू करते हो, आमतौर पे हम दोनों दारों से च्यू नहीं करते। तो वेरी सिमिलरली हैं दोनों ब्रेन ठीक, लेकिन हमने किसी एक साइड को यूज़ करना है। तो आमतौर पे हम लेफ्ट साइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का वर्निकेज एरिया वगैरह बाय बर्थ ही ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। हम लेफ्ट साइड को यूज़ करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो लेफ्ट साइड ही बेहतर डेवलप होना शुरू होती है, लेफ्ट साइड में लर्निंग होना शुरू होती है। तो इसी वजह से लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेट हो जाता है और दूसरे मतलब फारिग। हाँ, अगर ये अगर किसी इंसान का लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज्ड हो, मतलब बचपन में आप उसको डैमेज कर दो, तो फिर जारी बात है वो राइट साइड को यूज़ कर लेगा और राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट हो जाएगा। राइट साइड में कोई नुक्स नहीं है, लेकिन चूंकि बचपन से यूज ही हम लेफ्ट को ज़्यादा कर लेते हैं तो इसलिए फिर लेफ्ट जो है वो डोमिनेट कर देता है। सही होगी बात। अच्छा, फिर सिर्फ एक चीज़ नहीं, हर चीज़ ही वहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा बेहतर डेवलप हुई होगी। ब्रोकाज एरिया भी लेफ्ट साइड का ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड होगा। ब्रोकाज एरिया का काम है कि वो सोचता है कि भाई लिप्स को किस तरह मूव करवाना है, टंग को किस तरह मूव करवाना है। जारी सी बात है, बोलना इतना सिंपल चीज़ तो नहीं है ना। आपके लैरिंक्स के मसल्स, आपने एक्सहेल किस वक्त करना है, आपने इन सारी चीज़ों को जो कोऑर्डिनेट करना है, ये काम होता है हमारे ब्रोकाज एरिया का। सही की बात। तो ब्रोकाज एरिया का रोल भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लिया। बार यही बात उन्होंने की हुई है कि ब्रोकाज एरिया पे लेफ्ट हेमिस्फीयर में आमतौर पे ज़्यादा डोमिनेट होता है। वेरी सिमिलरली जो हैंड्स को मूवमेंट्स कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करने की भी सलाहियत लेफ्ट हेमिस्फीयर में ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए आमतौर पर राइट हैंड से लोग ज़्यादा अच्छे लिख पाते हैं। 90% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। सही होगी बात। अच्छा, फिर यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे हैं कि दोनों लोब्स हमारे पास मौजूद हैं, दोनों हमारी ब्रेन के हिस्से हैं। यार किसी एक को भी सतेला नहीं कहना हमने, अल्लाह का शुक्र है इन दोनों में एक बड़ी ज़बरदस्त कनेक्शन मौजूद होता है। ऐसे नहीं है कि लेफ्ट अगर डोमिनेंट है तो राइट साइड को हम बिल्कुल ही बेकार छोड़ दें। राइट साइड के पास जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है उसको लेफ्ट वाला यूज़ करता है और फिर लेफ्ट जो प्लानिंग करता है उसके बारे में राइट साइड को बताता है। तो ये आपस में इनके बीच में जो कनेक्शन है कॉर्पस कैलोसम का, जो यहाँ पे आपको नजर आता है कॉर्पस कैलोसम का कनेक्शन है, इस कनेक्शन की वजह से दोनों साइडें जो होती हैं वो इंटीग्रेट करती हैं। अगर ये इंटीग्रेट ना करती तो बड़ी तबाही हो जाती। राइट साइड का ब्रेन कोई और सिग्नल भेजता है, लेफ्ट साइड का कोई और, इधर कोई और सोच इधर कोई और सोच, आपस में इंटरमिंगल हो जाती। तो अल्लाह का शुक्र है कॉर्पस कैलोसम की वजह से ये इट प्रिवेंट्स इंटरफेरेंस, दोनों साइड इंटरफेयर नहीं करती, मोटर रिस्पॉन्सेज में भी और आपकी मेंटल थॉट्स में भी। इसी वजह से हम एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच भी सकते हैं और एक टाइम पे एक ही एक्शन पे कंसंट्रेट भी कर पाते हैं। सही है बात। तो ये कुछ आता है हमारे पास ओवरऑल डोमिनेंट हेमिस्फीयर का। आगे आता है हमारे पास रोल ऑफ लैंग्वेज इन द फंक्शन ऑफ वर्निकेज एरिया एंड इन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। देखो सीधी सी बात है, हम मुख्तलिफ एरियाज को स्टडी कर चुके हुए हैं। आप एक बुक को पढ़ते हो, एक चैप्टर को पढ़ते हो और आप कहते हो ये चैप्टर मैंने काफ़ी तो याद कर लिया। क्या उस चैप्टर की आपके पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में क्या होता है, इमेज? क्या पूरे चैप्टर की इमेज आपके माइंड में होती है कि आपसे कोई वैसी डायग्राम ड्रॉ करो, वैसे सारा कुछ नहीं होती। तो यानी कि ये इमेज तो एज इट इज हम स्टोर नहीं कर पाते मेमोरी में। हाँ, ये अलग बात है जब आप बहुत दफ़ा बुक को पढ़ते हो रट्टा मार मार के तो फिर आपको याद हो जाता है कि फलानी जगह ये हेडिंग लिखी हुई थी, फलानी जगह ये लिखा हुआ था, वो सारा कुछ। अच्छा, फिर ये तो हम एज इट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, सॉरी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जो आ रहा है उसको तो हम स्टोर नहीं कर पा रहे। एंगुलर गायरस क्या देखता है? वर्ड्स, ठीक है। तो क्या जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो आप उस चैप्टर के सारे वर्ड्स बोल सकते हो कि ये वर्ड लिखे हुए हैं? नहीं, आप वर्ड्स भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब है हम डायरेक्टली वर्ड्स को भी स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता होता है। तो कॉन्सेप्ट काम होता है वर्निकेज एरिया का। तो यानी कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको हम कन्वर्ट करते हैं उस चीज़ के कॉन्सेप्ट में और फिर उस कॉन्सेप्ट को हम स्टोर करते हैं, या आप कह लो उस चीज़ की लैंग्वेज में, और फिर उस लैंग्वेज को इंटरप्रिटेशन जो होती है ना वो इंटरप्रिटेशन स्टोर कर लेते हैं। जिसकी वजह से आप कहते हो यार कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे समझ में आ गया है, रट्टा नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं नहीं लिख सकता। सही की बात। तो यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है इसमें हमारे पास ये वर्निकेज एरिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि यही वो जो चीज़ भी आपने स्टोर करनी है ना वो इसी ने प्रोसेस करके आगे स्टोर करवाई है, मेमोरी में इसी ने भेजी है। तो ये खास तौर पे वर्किंग मेमोरी में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। अच्छा जी, अब हम दोबारा एसोसिएशन एरियाज के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। लो जी, अब वो एक बात कहते हैं
कि भाई हमने डिस्कस कर लिए एक साइड पे हो गया डोमिनेंट हेमिस्फीयर, एक साइड पे हो गया जो डोमिनेंट नहीं है, जाहिर सी बात है। जैसे अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर होगा उसी साइड का वर्निकिस एरिया ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, उसी साइड का ब्रोकास एरिया ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, उसी साइड के सारा कुछ। तो जो दूसरी साइड का पैरेटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया है, क्या वो बेकार है? नहीं, बिल्कुल भी बेकार नहीं है। जब हम डोमिनेंट साइड के पैरेटो ऑसिपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया को ख़राब कर देते हैं, ये वाला एरिया, तो मेन जो काम हो गए आपकी लैंग्वेज को समझना या मैथमेटिकल ऑपरेशंस या इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो सकेंगी, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन फिर भी बहुत से फंक्शंस हो रहे होते हैं। अब जो फंक्शंस हो रहे हैं ना, इसका मतलब है वो फंक्शंस डोमिनेंट हेमिस्फीयर के नहीं थे, वो दूसरी साइड के थे। तो यहाँ पे उन्होंने वो फंक्शन लिखे हुए हैं जो हमारे पास नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का पैरेटो ऑसिपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स कर रहा होता है। ठीक है, पैरेटो टेम्पोरल ऑसिपिटल कॉर्टेक्स इन द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर, उसके फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नॉन वर्बल विजुअल एक्सपीरियंसेस हो गए, इंटरप्रेटिंग म्यूजिक हो गए। अच्छा, ये काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, इनको याद करने के लिए ना, और मैं एग्जांपल देना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो बस अप्रोप्रिएट बहुत बैठ रही है यहाँ पे। आप समझ लो वो सारी चीज़ें जो कि एक तरह से समझ लो रोमांस में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, म्यूजिक लगा हुआ है, आप म्यूजिक को इंटरप्रेट कर रहे हैं। नॉन वर्बल विजुअल एक्सपीरियंस, अगला बोल नहीं रहा, आप इशारों को समझ रहे हैं। ठीक है, कि इशारे क्या हैं। स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड देयर सराउंडिंग्स, पूरी अपनी बॉडी का हिसाब लगाना, मैं कहाँ बैठा हूँ, किस तरह से बैठा हूँ, सराउंडिंग क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बड़ा इसका भी ख्याल होता है कि किस तरह की मेरी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, और फिर आवाज़ों को समझना, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, इंटोनेशन ऑफ पीपल्स वॉइसेस, यानी कि समझ लो कि आवाज़ के पीछे जज्बात को समझना कि ये ऊंची आवाज़ थी, हल्की आवाज़ थी। और फिर इसी तरह से आपके लिम्स पे, हैंड्स पे जो कुछ फील हो रहा है उसको समझना, समझने बात को। तो यानी कि यहाँ पे जो सारा कुछ है ना, ये इसको आप याद इस तरह से कर सकते हैं कि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर का जो पैरेटो ऑसिपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है वो वाले फंक्शन कर रहे होते हैं जो कि किस चीज़ में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसमें रोमांस वगैरह में। सही है के बाद, तो कुछ चीज़ों में आपका जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर वो डोमिनेंट होता है और कुछ चीज़ों में नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर भी बेहतर काम कर लेता है। फिर आते हैं हमारे पास हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ द प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। जो लो जी, हम ये कहते हैं कि एनिमल्स में जो प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया वो इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, हमारे में बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इसका मतलब है कि इंटेलेक्चुअल फंक्शन ये प्री फ्रंटल एरिया ही करता है। तो फॉर ईयर्स तो हम ये बिलीव कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस बात को प्रूव नहीं कर सके। बल्कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे तो ये पता चलता है कि जब वर्निकिस एरिया को डैमेज करते हैं तो इंटेलेक्चुअल फंक्शन में ज़्यादा खराबी आती है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डैमेज करने से इंटेलेक्चुअल फंक्शन में कम खराबी आती है। ठीक है, तो बहरहाल अभी भी यही कहते हैं कि भाई प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया जो है वो इंटेलेक्चुअल फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ऐसी बात भी नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही हो, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता भी है। हमने लोगों किस वजह से देखा, हमने प्री फ्रंटल लोब को अगर हम निकालें, असल में बात ये है, पहले ना ड्रग्स नहीं हुआ करते थे इतने अच्छे डेवलप के, डिप्रेशन की बीमारी के लिए ड्रग्स हों, ये सारा कुछ। तो जब ऐसे साइकोटिक इश्यूज हुआ करते थे ना, तो हम प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया को ब्रेन से डिसएसोसिएट कर दिया करते थे। ठीक है, जिसको वो लोबोटमी, यानी कि एक लोब को आप निकालो ना तो लोबोटमी कह रहे हैं। जब हम ऐसा करते थे ना तो बहुत सारे डिप्रेशन तो चलो ठीक हो जाया करता था, लेकिन बहुत सारे और फंक्शंस भी ख़राब हो जाते थे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते थे, टुगेदर सिक्वेंशियल टास्क, किसी कॉम्प्लेक्स गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि आपने एक टारगेट तक, एक मकसद को अचीव करने के लिए जो बहुत सारे काम आप कर रहे हो वो नहीं कर पाते थे। सही है, के बाद आप बुन रहे हो, कोई निटिंग कर रहे हो, जैसा करके एक गोल तक पहुंचने के लिए जो बहुत सारे काम है ना वो नहीं कर पाते थे। वेरी सिमिलरली एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क करना, सेवरल पैरेलल टास्क एट द सेम टाइम, आप सुन भी रहे हो और साथ साथ लिख भी रहे हो, ये भी नहीं कर पाते। एक गुस्सा कम हो जाता है ऐसे लोगों में, एम्बिशन ख़त्म हो जाता है ऐसे लोगों का, उनको पता नहीं होता किस वक्त क्या बात करनी है, सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है ऐसे लोगों की, मूड्स बहुत जल्दी चेंज होना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन सारी चीज़ों में रोल प्ले कर रहा है। सही के बाद फिर वो कहना, अच्छा भाई जब देखते हैं गुस्सा क्यों कम होता है, या जो सोशल रिस्पॉन्सेज ख़राब हो हैं, यानी कि उसको पता नहीं होता किस मौके पे क्या बात करनी है। किसी के घर फौतगी का अफसोस करने के होता तो हंसना शुरू हो जाता है, किसी की शादी में रोना शुरू, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये सारा कुछ खराबियाँ क्यों हुई हैं बेसिकली। तो ये बात तो हमें पता ही है कि फ्रंटल लोब में करीब ही आपके पास लिम्बिक एसोसिएशन एरिया भी होता है। ये देखें ना, फ्रंटल लोब के अंदर थोड़ा बहुत लिम्बिक एसोसिएशन एरिया भी आ रहा है। तो जब ये जाहिर बात है फ्रंटल लोब में खराबी आएगी तो ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया भी ख़राब हो सकता है। और लिम्बिक एरिया तो आपको पता है इमोशंस वगैरह में इन्वॉल्व है, तो इसी वजह से शायद इमोशंस की गड़बड़ बन रही है। सही के बाद फिर इनएबिलिटी प्रोग्रेस टूवर्ड्स गोल्स, ये वाले मसले क्यों होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली बात ये है, इंसान का जब ये फ्रंटल लोब भी होता है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक बात को ज़्यादा देर तक सोच ही नहीं पाता। जैसे मिसाल के तौर पे आप बैठे होते हैं, एक ही बात को आप घुमाई जा रहे हैं दिमाग में, सोची जा रहे हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, कोई आपसे काम ख़राब हो जाए, आप सोच रहे हैं बाबा से छुपाना किस तरह से, तो एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती चली जा रही है ना, या आपको महबूबा आपके जहन में आ रही है तो आप उसी के बारे में सोचते चले जा रहे हैं। तो आप एक ही थॉट पर कंसनट्रेट करके रखते हैं। ये वाला काम हो ही नहीं पाता अगर फ्रंटल कॉर्टेक्स फारिग हो जाए, कंसनट्रेट कर ही नहीं पाते अगर फारिग हो जाए।
तो सारी बात है, अगर आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर सकोगे तो क्या खाक आपने सोचना है, या क्या खाक आप उसके कंक्लूजन तक पहुंचोगे। आपके दिन में एक सवाल फंसा हुआ है, आप मुख्तलिफ बातें सोचते हो और अल्टीमेटली सवाल का जवाब तक पहुंचते हो। अगर आप 2 सेकंड तक ज़्यादा उस सवाल के बारे में सोच ना सको, थोड़ी देर सवाल के बारे में सोचा, फिर जहन में कोई और ख्याल आ गया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, फिर कोई और ख्याल आ गया, तो सवाल का जवाब तो भाईजान आपको घंटा नहीं मिलना। सही होगी बात। और फिर जारी बात है, हो सकता है आप मेमोरी भी ना आपकी बेहतर अच्छी हो सके। कैसे आप किसी चीज़ को याद करोगे, हम याद कैसे करते हैं, बार बार जेल में दोहरा दोहरा के, अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पैराटो ऑसिपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स, पैराटो ऑसिपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स, बस ये नाम मुझे याद हो जाएगा, पैराटो ऑसिपिटो टेम्पोरल कॉर्टेक्स। अब अगर आप 1-2 सेकंड से ज़्यादा फोकस ही ना कर सके इस पर, तो याद आपको क्या खाक होगा। ठीक हो गया। फिर आगे यहाँ पे भी वो प्री फ्रंटल एरिया के मुख्तलिफ फंक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ना देख लिया वर्किंग मेमोरी में रोल प्ले करता है, अगर ये नहीं होगा तो ब्रेन की वर्किंग मेमोरी इतनी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो वो याद बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप। फिर वेरी सिमिलरली बता रहे हैं कि जब किसी चीज़ को हम स्टोर कर रहे होते हैं ना ब्रेन में टेम्परेरीली, तो एक जैसी इन्फॉर्मेशन को एक जैसी जगह पर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आयात आपने कुछ वर्किंग मेमोरी में ला रहे हैं तो वो आपके ब्रेन किसी एक एरिया में स्टोर हो रही होंगी, शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट किसी एक एरिया में स्टोर हो रही होंगी, कलर्स किसी एक एरिया में स्टोर हो रहे होंगे। तो ऐसे मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमने बनाए हुए होते हैं और वहाँ पे हम उसी से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते चले जाते हैं। सही हो गया। फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक, बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि टेम्परेरीली आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चाहे गायब हो जाए लेकिन अभी जमा हो रही हैं, तो उनको जमा करते करते वो सारी जो इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम रिसीव हो रही होती है, उसके मदद से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं। जिस तरह कि आप लोगों ने बताया हुए हैं, हेडिंग में भी बताया हुआ प्रोग्नोस्टिकेशन, यानी कि थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना कि अभी ये होने वाला है, या ये जो मुझे लग रहा है कि हवा इतनी तेज चले कि ये दरख्त गिर जाएगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो ये हमने प्रिडिक्ट किया ना थोड़ा बहुत। प्लान फॉर द फ्यूचर। फिर इसी तरह से डिले एक्शन रिस्पॉन्स टू इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स, उसके हिसाब से आप चीज़ों को, मतलब बॉडी की मुख्तलिफ ये फंक्शन है जिनको आप जितने डिटेल से समझ जाएंगे आपको मज़ा आएगा कि यार ये चीज़ तो हमारे वाकई हकीकत में काम कर रही होती है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोटर एक्शंस, जिस तरह मैं सोचूं कि अगर यार मैंने इस ईंट को खींच दिया तो इसके ऊपर पड़ी हुई ईंट मेरे हाथ पर ठुक जाएगी, इसलिए मैं उसको नहीं खींचूंगा, तो मैंने अपने मोटर एक्शन का पूरा कॉन्सिक्वेंस सोचा है। फिर डायग्नोसिस रेयर डिजीज़, मैं देख रहा हूँ ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, अच्छा तो ये तो वो वाली बीमारी हो सकती है, जिस तरह करके मैं, मतलब ये जो सारे काम हैं मॉरल लॉज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना कि जी ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के सारे थिंकिंग वाले और इंटेलिजेंस वाले जो रोल्स हैं ये सारे काम कर रहे हैं हमारे पास। कौन भला? प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।